गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी चिल्ड्रन। आज 25 जनवरी को मैंने क्लास में स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसियस मीडियम बताया था, यानी साउंड वेव्स की गैसियस मीडियम में या एयर में स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूले न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने बताया था कि जब साउंड वेव्स एयर में से ट्रैवल करती है तो वो आइसोथर्मल कंडीशन को फॉलो करती है। आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, और जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि गैस आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। तो न्यूटन ने ये बताया था कि जब साउंड वेव्स एयर में से ट्रेवल करती है तो जो कॉम्प्रेशन की जो हीट होती है वो रेरिफैक्शन में बहुत कम ट्रांसफ़र हो पाती है, जिससे पूरी मीडियम का टेम्परेचर सेम रहता है। तो न्यूटन ने बताया कि अगर हमें गैसेस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड निकालना है तो उसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू अंडर रूट के आइसोथर्मल अपॉन रो। इसमें के आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि PV इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है, डिफ्रेंशिएटिंग। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट को लिखा, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस सेकेंड को लिख लिया, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो मैं इससे यहाँ से P की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, अगर मैं P की वैल्यू निकालूँगा तो dV दूसरी तरफ चला जाएगा, और ये पूरा हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, माइनस डेल्टा PV अपॉन डेल्टा V। और जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसी को हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह रहे हैं। तो ये पता चल गया कि आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है इनिशियल प्रेशर के इक्वल होती है। तो मैंने इस फॉर्मूले में कि आइसोथर्मल की जगह P रख दे रहा हूँ, तो मैंने 2 से वैल्यू 1 में पुट कर दी, तो वैल्यू जो आ गई V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। NTP पर एयर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, यानी 1.01 इंटू 10⁵, और ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं और सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो हम लोग को मालूम है कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और एक्सपेरिमेंटली भी अगर हम निकालें तो अप्रॉक्सीमेट 331 मीटर पर सेकेंड आती है। लेकिन न्यूटन ने अपने फॉर्मूले से जो निकाला था वो वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड थी, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से करीब 15% कम थी। इसलिए न्यूटन का ये फॉर्मूला जो है वो गलत हो गया गैसेस मीडियम के लिए, जबकि सॉलिड और लिक्विड मीडियम के लिए उन्होंने सही फॉर्मूला दिया था। फिर इस फॉर्मूले को करेक्ट किया था एक साइंटिस्ट थे, लाप्लास ने 1816 में इसको करेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि साउंड वेव्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो कॉम्प्रेशन और रैरिफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। कॉम्प्रेशन की पोजीशन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रैरिफैक्शन में कम होता है। चिल्ड्रन, एयर जो है एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसलिए जो कॉम्प्रेशन की जो हीट होती है वो रैरिफैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, एक्सचेंज नहीं हो पाती। और जब भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं वो प्रोसेस एडियाबेटिक होता है। इसलिए लाप्लास ने कहा कि साउंड वेव जब एयर में ट्रेवल करेगी तो आइसोथर्मल कंडीशन को नहीं बल्कि एडियाबेटिक कंडीशन को फॉलो करेगी। और एडियाबेटिक कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एडियाबेटिक कंडीशन में अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे जैसे न्यूटन ने यहाँ फॉर्मूले में के आइसोथर्मल लिया था, इन्होंने के एडियाबेटिक अपॉन रो ले लिया। और एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस पॉइसन्स लॉ को फॉलो करती है, जिसका फॉर्मूला हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल से। P फर्स्ट फंक्शन है, उसको लिख लिया, इसमें डिफ्रेंशिएशन का x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा लिया, n x टू द पावर n-1 dV
फिर सेकेंड फंक्शन को लिख लिया, पी का डिफ्रेंशिएशन dp, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये सेकेंड वाला टर्म मैं राइट साइड में ले गया और गामा पी को छोड़ के बाकी टर्म को अपॉन में ले गया। तो ये v टू द पावर गामा को जब v टू द पावर गामा -1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर केवल v बचेगा। ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग एडियाबेटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो के एडियाबेटिक जो है वो गामा पी के इक्वल आ गई। तो इक्वेशन 1 में मैं के एडियाबेटिक की जगह गामा पी रख दे रहा हूँ, और गामा वही है मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो, सीपी और सीवी का रेशियो। एयर के लिए एनटीपी पर गामा की वैल्यू होती है 7/5, और पी बाई रो की वैल्यू न्यूटन्स फॉर्मूले से निकाल चुके हैं, 280 आई थी। अगर मैं इसमें सबको पुट कर दूं और सॉल्व करूं तो ये वैल्यू आ जाती है 331 मीटर पर सेकेंड, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी इसी के काफ़ी क्लोज होती है, इसलिए जो लाप्लास ने न्यूटन्स फॉर्मूले में करेक्शन किया वो सही था। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। इसे फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए ये तो करेक्ट फॉर्मूला जो गैसेस मीडियम के लिए अब हम लोग यूज़ करके चलेंगे वो है जो लाप्लास ने करेक्शन के बाद दिया था, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो। देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर आप बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है गैस, यानी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम को मैंने मास अपॉन डेंसिटी में ब्रेक कर लिया। मास किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो m तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से p अपॉन रो की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। ये p अपॉन रो अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज होने का कोई भी इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड पे नहीं पड़ता। उसका रीज़न ये है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसी प्रपोर्शन में डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर कम करते हैं उसी प्रपोर्शन में डेंसिटी भी कम हो जाती है, जिससे ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि स्पीड और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। तो यहाँ से न्यूमेरिकल में हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो2/रो1। थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर एयर में मॉइस्चर है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे। तो जो मॉइस्ट जो एयर होती है चिल्ड्रन, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जबकि ड्राई एयर की डेंसिटी होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन है, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है तो मॉइस्ट एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, इसीलिए मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। अब नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए 1 मोल गैस के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करें तो ये PV इज इक्वल टू RT होता है, और डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम जानते हैं। 1 मोल गैस का जब 1 मोल गैस की बात करते हैं तो 1 मोल गैस के मास को उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लें तो m/रो हो जाएगा। तो इस v की जगह मैं रख सकता हूँ m/रो इज इक्वल टू RT। तो अगर मैं p/रो की वैल्यू निकालूँ तो m/, में आ जाएगा। तो v का जो फॉर्मूला है अंडर रूट गामा p/रो, उसमें p/रो की जगह RT/m रख देंगे। तो ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे देखूँ तो इस कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 0 + 273 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर T डिग्री सेल्सियस की बात करते तो T + 273 हो जाता। तो अगर VT को V0 से डिवाइड कर दूँ तो यह आ जाएगा T + 273/273। मैंने अलग अलग कर लिया, T/273 + 273/273 जो कैंसिल होके 1 हो गया। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब इसमें मैं
बाइनोमियल का एक फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ, उसमें 1 को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो t/273 को हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और V0 से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो V0 प्लस V0 t/546 आ जाएगा। V0 स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो मैं यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड पुट कर दे रहा हूँ। सॉल्व किया तो 0.61 t आ गया। इससे ये पता चलता है कि अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड पर नहीं पड़ता।